गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था कि मैं आप लोग के लिए क्लास 10th और 12th दोनों का स्टडी मटेरियल घर बैठे आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। 10th का तो मैंने शुरू कर दिया था, परंतु किन्हीं कारणों से 12th का शुरू नहीं हो पाया था। आज से 12th का भी स्टडी मटेरियल आप लोग के पास पहुंचते जाएगा। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और उससे अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोग के सामने आज 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा 7वां यूनिट है अनुवांशिकी तथा विकास, क्योंकि 1 से 5 यूनिट हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, 6 से 10 यूनिट हम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं, और सेकेंड ईयर का 6ठा यूनिट मैंने आप लोग को मेरे ऑफलाइन क्लासेज में पूरा हो चुका था। इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे मैंने नहीं लिया है और 7वें यूनिट से मैंने शुरू किया है, और आगे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस यूनिट को भी पूरा उस यूनिट का भी वीडियो बना करके आप लोग के पास आप लोग के लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो आज मेरा जो यूनिट है वो है अनुवांशिकी तथा विकास। अनुवांशिकी तथा विकास, जिसमें पहला पार्ट जो है उसका 5वां पार्ट होगा। जैसे 4 पार्ट हम लोग का पहले हो चुका है, 5वां पार्ट है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। हम लोग को यहाँ पे 5वें पार्ट में पढ़ना है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, क्योंकि हमारा पैटर्न हमेशा, मैंने आपको बोला है कि मेरा पैटर्न हमेशा एनसीईआरटी बेस ही रहेगा। इसलिए आप प्रत्येक बच्चे एनसीईआरटी के बुक को ले लें और लेने के बाद उसको प्रतिदिन मेरे बताए हुए जैसे आप हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी में पढ़ें। तो मेरा पैटर्न एनसीईआरटी ही रहेगा। तो मैं आज से अपना पार्ट शुरू करता हूं और डेली बाय डेली मेरा वीडियो आप लोग तक मिलते रहेगा। आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। लाइन वाइज आप लोग को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। यहां तक कि इस वीडियो के अंत में मैं जितना आज पढ़ाऊंगा उसका रिटन नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो 5वें जो हमारा पार्ट है उसका नाम है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, जिसका टॉपिक पहला है प्रस्तावना और मेंडल का वंशागति का नियम। मैंने इसमें 2 टॉपिक ऐड कर दिए, एक प्रस्तावना को ऐड किया और एक मेंडल का वंशागति का नियम को ऐड किया। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना में क्या है? तो प्रस्तावना में वे सभी चीजें रखी जाती है जो हमारे टॉपिक्स होते हैं। तो टॉपिक्स में अगर हम देखें तो हमारा पहले यूनिट का नाम है अनुवांशिकी तथा विकास। पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अनुवांशिकी क्या है, फिर विकास क्या है, फिर वंशागति क्या है, विविधता क्या है, तब हम जाकर के पाठ के अंदर पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें पाठ के नाम का बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तब तक हम पाठ के अंदर क्या पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे प्रस्तावना से शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स है क्या? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की वंशागति और विविधता के बारे में, 2 चीज यहां पे कहा गया है, जीवों की वंशागति और विविधता के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वंशागति और विविधता के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। मतलब ये क्या है? तो एक प्रकार की एक शाखा है। शाखा मतलब सब्जेक्ट है। जीव विज्ञान के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम 2 चीज के बारे में पढ़ते हैं, किसी जीव के वंशागति और उसमें होने वाली विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अनुवांशिकी क्या है? तो अनुवांशिकी, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में वंशागति और विविधता के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। क्लियर? दूसरा टॉपिक हमारा आता है, जब अनुवांशिकी एक शब्द है, जब वो आता है तो एक उसके साथ में एक और शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता, हेरिडिटी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये वाला इससे बहुत सिमिलर होता है, परंतु ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमेशा इन दोनों के बारे में आपको पूछते रहता है कि अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में क्या अंतर है, अनुवांशिकी क्या है और अनुवांशिकता क्या है, ये दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग कभी कभी
बाई चांस भूल के भी अनुवांशिकता को अनुवांशिकी की जगह चाहे अनुवांशिकी की जगह अनुवांशिकता को प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों बहुत अलग शब्द हैं, दोनों का बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता है पैतृक गुणों का, जो भी ट्रेड्स होते हैं, पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। मतलब यहां परिभाषा में हमें यह पता चला कि यह क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है, यह एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम पैतृक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जैसे कि हमारे में आया, हमारे से हमारे संतान में आया, हमारे संतान में और उसके नीचे और नीचे और नीचे, या अगर उससे पहले देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज से उनके संतान में आया, फिर उनके संतान में आया, फिर उनके संतान में आया। तो इस टाइप से जो गुण इस टाइप के आते हैं, जो ट्रेड्स आते हैं, उन ट्रेड्स के स्थानांतरण का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? अनुवांशिकी, अनुवांशिकी क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसमें हम वंशागति और विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं, परंतु अनुवांशिकता एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम पैतृक गुणों मतलब ट्रेड्स का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? स्थानांतरण होता है। उस प्रोसेस को हम लोग अनुवांशिकता का नाम देते हैं। तो ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया। अब हम आते हैं तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है वंशागति। वंशागति और अनुवांशिकता बिल्कुल लगभग मिलता जुलता होता है, परंतु वंशागति और अनुवांशिकता में कुछ अंतर होते हैं। उस अंतर को भी यहां पर हम देखेंगे। तो वंशागति भी एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। वंशागति भी क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे कि हमारा ये प्रक्रिया था, वैसा ही प्रक्रिया है, परंतु इस प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखनी है कि वंशागति एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आनुवंशिक गुणों का माता पिता से संतति में स्थानांतरण होता है। मतलब क्या है? यह एक प्रोसेस है, इसमें आनुवंशिक गुणों का माता पिता से संतति में स्थानांतरण होता है। जबकि यह भी एक प्रोसेस था, अनुवांशिकता भी एक प्रोसेस था, परंतु इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो रहा था। कोई एक ट्रेड्स है, कोई एक गुण है, उस गुण का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो रहा था, परंतु यहां पर हमने देखा कि माता पिता से संतति में, दोनों आप लोग को एक लग रहा होगा, परंतु दोनों अलग है। पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें कई पीढ़ियों को सम्मिलित किया गया है, पर यहां पर केवल एक पीढ़ी, और वो भी एक पीढ़ी में केवल जनक और संतति, यही दोनों के बारे में बात की गई है। तो वंशागति क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके द्वारा आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर? अब हमारा थर्ड टॉपिक है, उसका नाम है विविधता। अब विविधता है क्या? विविधता, जिसको वेरिएशन, इंग्लिश में वेरिएशन कहा जाता है, तो विविधता है क्या? विविधता मतलब होता है विविध रूप। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़े हैं, अनुवांशिकी जो भी पढ़े हैं, अनुवांशिकी, अनुवांशिकता, वंशागति, इन सभी में हमने यही जाना है कि एक अनुवांशिक गुण होता है जिसके द्वारा माता पिता से जनक से संतति में अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। और यहाँ विविधता क्या है? तो विविधता वह चीज है जिससे जनक और संतति में जिस चीज का स्थानांतरण ना होता हो, कुछ अलग चीज हो, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। मतलब कि किसी भी जनक में और संतति में, जनक और संतति में जो भी असमानता है,
उस असमानता की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार मिला लेते हैं। अनुवांशिकी क्या है? तो अनुवांशिकी एक प्रकार की शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसके द्वारा हम वो पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करते हैं। वंशागति क्या है? तो वंशागति एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आनुवांशिक गुणों का माता पिता से संतति में स्थानांतरण होता है। और विविधता क्या है? जनक और संतति, ये दोनों जो पार्ट है जिसमें स्थानांतरण होता है, उन दोनों में असमानता की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? विविधता का नाम देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इन दोनों को समझने के लिए, वंशागति और विविधता को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग के जो जनक है, माता पिता है, हम लोगों से जो उनका गुण था, कुछ गुण हम लोगों में आया, चाहे वो रंग ले लीजिए, चाहे वो रूप ले लीजिए, चाहे वो बोली ले लीजिए, चाहे आकार ले लीजिए, किसी टाइप का भी ले लीजिए, उस सारे टाइप में से कुछ गुण हम लोग में आ जाता है। जो गुण हम लोग में आ जाता है उसे हम लोग वंशागति का नाम देते हैं। और जो गुण हम लोगों में नहीं आ पाता है, कुछ बाहरी रूप में जैसे आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन, विविधता का नाम देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, मेंडल के वंशागति का नियम। मेंडल एक प्रमुख बहुत ही अच्छे जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति का नियम दिया था। उन्होंने इस नियम को देने के लिए 7 वर्षों तक मटर के पौधे पे अपना परीक्षण किया था। उन्होंने मटर के 7 विपरीत जोड़े वाले, विपरीत लक्षण वाले जोड़े को लिया और उन पर आपस में संकरण कराया। उनके संकरण के फलस्वरूप उन्होंने जो भी समस्या प्राप्त हुई थी, उस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने तर्कशास्त्र और सांख्यिकी का प्रयोग किया। तर्कशास्त्र, रीजनिंग और सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ये दोनों मैथ के 2 टॉपिक हैं, मतलब मैथमेटिक्स में इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु इनका पहला बार प्रयोग उन्होंने बायोलॉजी के अंतर्गत किया था और इसके द्वारा समस्या को सॉल्व किया। और करने के बाद से उन्होंने वंशागति का नियम दिया और वंशागति का नियम देने के कारण उन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मेंडल के वंशागति का नियम टॉपिक है हमारा। मेंडल एक प्रमुख जैव वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति के नियम को दिया था। उन्होंने इस नियम को देने के लिए 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक मटर के पौधे पे अपना परीक्षण किया और मटर के पौधे का आपस में उन्होंने संकरण कराया। उन्होंने मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षण वाले जोड़े लिए उन्होंने, और इन जोड़ों को लेकर के उन्होंने जो भी उनकी समस्या आ रही थी, उन समस्या को हल करने के लिए उन्होंने तर्कशास्त्र और सांख्यिकी का प्रयोग किया था। इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ थे। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? यहाँ पृथ्वी पे तो बहुत सारे पौधे हैं, उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? तो उसके कुछ मटर के पौधे चुनने के कुछ फायदे थे, उनको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्या क्या फायदे थे? तो पहले मटर के पौधे में 7 प्रकार के लक्षण पाए जाते थे और उन लक्षणों में विपरीत गुण भी पाए जाते थे। जैसे अगर देखा जाए तो मटर के पौधे का अगर एक लक्षण ले लिया जाए आकार, तो आकार में उनमें 2 गुण पाए जाते थे। एक गुण होता था कि वह लंबा होता था, आकार में 2 गुण हो गए, एक हो गया लंबा और दूसरा हो गया बौना। इस प्रकार से उन्होंने 7 लक्षण में विपरीत गुण भी पाए जाते थे, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा नंबर, आकार में छोटा। मटर के पौधे का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग हमारे 1 फीट 1.5 फीट के आसपास होता है,
जब 1 फीट 1.5 फीट का होगा तो जिस वजह से आकार में छोटा होगा तो जिसका अध्ययन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, उगने में भी कम समय। मटर के पौधे जनरली है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लास्टेस्ट 3 महीना में आराम से उग जाते हैं, तो उगने में भी उनको बहुत कम समय लगता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। दूसरा, चौथा नंबर है स्वपरागण। हम लोग जो पढ़ रहे हैं विविधता वंशागति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं और वंशागति में स्वपरागण का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो जनक होता है जनक से संतति में क्लोन की जो श्रेणी आती है वो क्लोन कब होता है, जब अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है या स्वपरागण होता है तो जनरली क्लोन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये गुण उनमें लाने के लिए स्वपरागण की क्रिया बेहतर होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया कि उन्होंने स्वपरागण उसमें हो सके। नेक्स्ट, बड़ी संख्या में बीज की उत्पत्ति। मटर के पौधे में एक पौधे में बड़ी संख्या में बीज बन सकते थे, जिस बीज को दोबारा उगा करके कई पौधे प्राप्त किए जा सकते थे, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। और नेक्स्ट है द्विलिंगी पुष्प। मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं और द्विलिंगी पुष्प होने के कारण दोनों लिंग एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इनमें स्वपरागण की क्रिया बहुत आसानी से हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन किया। तो मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ थे, तो जनरली यही लाभ है। इसके द्वारा उनका ध्यान किसी और पौधे पे नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट मटर के पौधे का चयन कर लिया और अपना 7 वर्षों तक परीक्षण किया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। मटर के पौधे के 7 लक्षण और विपरीत गुण। मटर के पौधे में कौन कौन सा लक्षण पाया गया था और उनमें कौन कौन से विपरीत गुण थे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं। लक्षण पहला है तने की ऊंचाई। पौधे की जो तने की ऊंचाई होती है उस आधार पर इसमें 2 प्रकार के विपरीत गुण पाए गए थे। एक था लंबा तना वाला था जिसमें लंबे पौधे हो रहे थे, और एक बौना था जिसमें पौधे का आकार क्या था, बिल्कुल छोटा था, तना का आकार बिल्कुल छोटा था। दूसरा नंबर फूल का रंग। फूल के रंग के आधार पर भी 2 भाग बांटे गए थे। पहला गुण था कि पहला बैंगनी रंग का फूल था, दूसरा सफेद रंग का फूल था। फूल की स्थिति के आधार पर भी पौधे के 2 भागों में बांटा गया था, अक्षीय और अंतर। अक्षीय मतलब इस टाइप का हो, एक विशेष अक्ष पर फूल निकले हो, कली निकली हो, तो वो अक्षीय हो गया। और अंतर का है केवल एक हो, एक की डाली बिल्कुल लंबी हो, एक का बिल्कुल छोटा हो, इस टाइप से हो, इस टाइप से हो, फूल निकला हो, कहीं पे भी निकला हो, कोई वो नहीं हो। परंतु यहाँ पे अक्षीय में एक निश्चित अक्ष होगा जिस पर से कली निकल करके एक नए पुष्प का निर्माण करती है। और यहाँ पे कोई अक्ष का कोई ये नहीं है, केवल एक अगर जैसे कि एक अगर पौधा है तो एक पुष्प है तो वो एक डाली से निकल के लंबा चला जाए, जिसका कोई मतलब लिमिट नहीं है कि इतना लंबा होगा डाली, इतना ही होगा। यहाँ पे लिमिट रहता है कि इतनी साइज के सारे इतने ही साइज के होंगे, तो वो हमारा अक्षीय हो जाता है। और अंतर में कोई लिमिट जो डंडी का कोई लिमिट नहीं होता है। नेक्स्ट है फूल का आकार। फूल का आकार कैसा था, तो कुछ फूल जो थे वो फूले हुए थे और कुछ जो थे सिकुड़े हुए थे। इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। फली का रंग मतलब फल जो मटर देखे होंगे आप लोगों ने, मटर इस टाइप का होता है, यहाँ डंडा होता है, इसमें बीच में बिया होता है। तो इस फली का रंग, कुछ का रंग हरा था और कुछ का रंग पीला था। इस टाइप से 2 भागों में इसको बांटा गया था। बीज का आकार के आधार पे भी 2 भागों में यहाँ पे थे, एक गोल था और एक झुर्रीदार। एक बिल्कुल गोल टाइप में था बीज और एक झुर्रीदार जिसमें मतलब हल्का हल्का झुर्रिया टाइप का सूख जाता है, वही झुर्रीदार टाइप। और तीसरा जो था बीज, लास्ट जो है 7th, बीज के रंग में भी 2 भाग बांटे गए थे। एक था पीला और एक हरा। एक पीला कलर का था जिसमें हम लोग का बीज में पीला कलर हो गया, एक हरा कलर का हो गया। 2 कलर इसमें बांटे गए थे। तो इस आधार पर, इन 7 लक्षणों के आधार पर उन्होंने अपना वंशागति का नियम दिया था। और वंशागति के नियम को देने के बाद से उन्हें एक उपाधि दी गई थी, जिस उपाधि को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। परंतु अफसोस की बात यह है कि जब उनको ये उपाधि दी गई थी तब वो इस दुनिया में नहीं थे, वो चले गए थे। क्योंकि उन्होंने जब ये वर्क किया था, वो काम किया था, तो 1963 में
उनका तैयार हो चुका था, परंतु एक लैब में रखा हुआ था। जब उस पर आगे वर्क किया गया तो 1900 के बाद 1901 या 2 में जब सटन वेबरी वर्क कर रहे थे, तब इनके बात को आगे बढ़ाया गया था। और जब बढ़ाया गया तब उनको माना गया कि भाई ये तो पहले ही करके चले गए हैं, तब उनको माना गया कि नहीं, इन्हें अनुवांशिकी का पिता का दर्जा दे दिया जाए। चलिए, इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त होता है। आज हम लोगों ने जो पढ़ा मेंडल और वंशाजाति का नियम, इसका नोट्स मैं अभी आप लोगों को तुरंत उपलब्ध करा दे रहा हूं। थैंक यू।